चांदनाथ योगी जी के बारे में ये कॉफ़ी बुक टेबल आजकल बहुत चर्चा में है। देश में प्रदेश में इसकी चर्चा है और महंत चांदनाथ जी के विषय में जितनी खूबसूरती से इस बुक में बताया गया है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। राज्यपाल और गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज की मौजूदगी में इस बुक को विमोचन किया गया और इसके लेखक डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका जी। सबसे पहला सवाल, सीधी सी बात है कि ये महंत चांदनाथ जी के विषय में आखिर क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी और कैसे आपको ये विचार आया कि इस तरह से उनके व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचाया जाए? जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मैंने अपना जीवन के 29 वर्ष महंत चांदनाथ योगी के साथ बिताए। एक संत थे, बाद में राजनेता भी बने, परंतु राजनेता होते हुए भी संत थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। समाज के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया। एक शिक्षाविद थे, शिक्षा के जगत में उन्होंने क्रांति लाई, रोहतक के ज़िले में खास तौर पर, और फिर नारनौल और बैरोड के क्षेत्र में भी। और मेरा उनसे संबंध कुछ ऐसा बना धीरे 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 कि हम एक दूसरे के अंदर घुलते मिलते चले गए। और मेरा मन था कि मैं महंत चांदनाथ योगी के बारे में कुछ उनकी अनसुनी बातें, कुछ उनकी अनकही बातें, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ पर लोग नहीं जानते, परंतु मैं जानता था। तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं उनके बारे में अपनी लेखनी से कुछ लिखूं। तो मैंने महंत चांदनाथ योगी के बारे में, उनके थॉट्स, उनकी विजडम, उनकी डिविनिटी यानी उनकी दिव्यता के बारे में कुछ चर्चाएं इस पुस्तक में की हैं और इसे एक कॉफ़ी टेबल बुक की शेप दी है। और इसमें तमाम वो बातें हैं, जैसे महंत चांदनाथ योगी जी का जीवन बचपन से लेकर उनकी ब्रह्मलीन होने तक, और जिस हिसाब से वो जिस बीमारी से पीड़ित रहे, कैंसर रोग से पीड़ित रहे, पीड़ित थे परंतु मन से व्यथित नहीं थे। शारीरिक रूप से पीड़ित ज़रूर थे, परंतु उनकी अंतिम इच्छाएं भी ऐसी थी कि लोगों के भला, शिक्षा के जगत में कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में वो निरंतर मेरे साथ विचार करते रहते थे। तो मैंने सोचा कि इट विल बी ए रियल ट्रिब्यूट टू हिम कि यदि मैं उनके बारे में कुछ लिखूं। बहुत अच्छी बात है और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व को बांधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर बात करें कुछ ऐसी चुनौतियां या कुछ ऐसे बातें भी इस दौरान, इस सफ़र के दौरान आप साझा करना चाहेंगे, जो इस कॉफ़ी टेबल बुक जो इस तरह से एक शानदार चीज़ बनकर लोगों के सामने आई है, तो किस तरह की वो यात्रा रही, कब से ये शुरू की, कब विचार आया? जी, मैं बुक से पहले महंत चांदनाथ जी से मिलने के आपको एक बात बताता हूँ कि जब महंत चांदनाथ जी योगी मठ के महंत थे तो मैंने एमएस पास किया था। ये 1989 89 की बात है। तो उनका एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे आसपास पूछता हुआ कि मार्कंडेय यहाँ पर कौन है जी। तो उसने कहा कि आपसे महंत जी मिलना चाहते हैं। अब कभी भी संत की बात आती है तो मेरा हृदय जो है ना बहुत कोमल है इस बारे में, और शुरू से रहा है, बचपन से रहा है संतों के बारे में। तो मैंने कहा चलो संत जी ने बुलाया, जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो डॉक्टर साहब, अब आप आए हैं, आपने जाना नहीं। मैंने कहा जी मैंने तो अभी विचार ही नहीं किया यहाँ पर आने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, दो बातें समझ लो, एक तो ये नौकरी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप आए हैं तो जाना नहीं है। परंतु मेरे मन में भी ख्याल आया कि कैसे इन्होंने मुझे ढूंढा, कैसे पता लगा, और फिर खैर मैंने उन्हें हाँ भर दी। मैं उन्हें ना नहीं कर पाया, उनका व्यक्तित्व में इतना तेज़ था कि मैं उन्हें ना नहीं कर पाया, जबकि उस समय मेरे पास 4 सरकारी नौकरियां थी। अभी तक मेरे पास चिट्ठी रखी हैं जी। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल नारनौल की नौकरी, एम्स की नौकरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की नौकरी और रोहतक मेडिकल कॉलेज की नौकरी। इन सब को छोड़कर पता नहीं मेरे मन के अंदर भी क्या था जो मुझे खींचा ले जा रहा था उस तरफ, और वो खींच कर मुझे चांदनाथ जी की तरफ ले गया। और फिर एक बार ज्वाइन करने के बाद उनका मेरे से 2-3 साल कोई संपर्क खास रहा नहीं वहाँ संस्था में रहते हुए भी। परंतु एक दिन जब मैं हनुमानगढ़ हॉस्पिटल, वहाँ से हमें जाना पड़ता था रोहतक से हनुमानगढ़ हॉस्पिटल में भी सर्जरीज करने के लिए, तो गया। सुबह आए 9 बजे के लगभग जी।
तब तक मैं अपने 47 या 48 केस थे उस दिन, वो पूरे करके आराम से नाश्ता कर रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा और वापस चले गए। और उन्होंने रास्ते में लोगों से पूछा कि आजकल मरीज़ नहीं है, डॉक्टर खाली हैं। तो लोगों ने कहा कि हमने तो ऐसा डॉक्टर ही नहीं देखा जो 5 बजे सुबह उठ के और अब तक तो खाली हो गए नाश्ता कर रहा है। क्या बात है, क्या 48 केस वो ऑपरेट कर चुका है। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन दोबारा आए, रात को आए, तो उस समय मैं पिक्चर देखने गया हुआ था। उन दिनों में आप जानते हैं कि अभी एक सिनेमा ही था जो एंटरटेनमेंट का सोर्स था, घरों में टीवी भी नहीं इतने होते थे और हनुमानगढ़ में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम लोग सुबह जैसे 5 बजे से सर्जरी करते जी, और सारा दिन काम करते, शाम को 6 बजे हम लोग निकल जाते, 6 से 9 पिक्चर देखते। मेरे साथ BAMS वहाँ कोर्स चलता था, उसके 1-2 स्टूडेंट्स को भी साथ ले जाता था ताकि वो भी ट्रेनिंग ले लें। तो 9 बजे पिक्चर देख के खाना खा के किसी जगह से हम आते। तो वो आए पीछे से, तो उन्होंने, स्टाफ ने कह दिया कि भाई, उन्होंने पूछा डॉक्टर क्या है, उन्होंने कहा पिक्चर देखने गए। तो नेचुरल है कि भाई एक संत के साथ बड़ी मतलब अजीब लगता है, अजीब लगता है। तो जब मैं आया तो सारा स्टाफ बाहर खड़ा था, तो मुझे लगा यार आज किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो मैंने कहा भी क्या कोई मरीज मर गया क्या? कहता नहीं जी मरीज तो नहीं मरा, आप अपनी चिंता करो। मैंने कहा मेरी क्या चिंता? कहता बाबा जी आए थे, बहुत गुस्से में थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं बाबा जी से मिलने गया तो ऊपर छत पे मठ में घूम रहे थे। तो मैंने भी अपना इस्तीफ़ा लिख लिया था, जेब में रख लिया था कि भाई अगर कोई बात होगी तो इस्तीफ़ा दे दें। तो मेरे को कहने लगे डॉक्टर साहब और कहाँ हुए हैं? मैंने कहा कुछ नहीं महाराज जी, सुबह से शाम तक काम किया, पिक्चर देखी और खाना खाया। क्या बात उनको है। लगा कि शायद मैं उन्हें नहीं बताऊंगा पिक्चर आपने देखी, फिल्म परंतु देखी है, मैंने ऑनेस्टली उन्हें ये बताया कि मैंने पिक्चर देखी और फिर उसके बाद खाना खाया। तो उन्होंने कहा यहाँ खाना नहीं मिलता तुम्हें? मैंने कहा जी ये आप अपने स्टाफ से यहाँ पूछो। और देखो आज उस बात को 11 साल वो और 21 साल ये 32 साल हो गए। जो भी डॉक्टर यहाँ से रोहतक से हनुमानगढ़ जाता है उसको खाने की कोई कमी नहीं आती। क्या बात। उन्होंने अपने हाथ से मेन्यू बनाया कि सोमवार को ये, मंगल को, जैसे मेस में मेन्यू सेट होता है ऐसे डॉक्टर के खाने का मेन्यू सेट किया उन्होंने। और जब मैं वापस आया तो उन्होंने मेरे को कहा कि डॉक्टर साहब, उस टाइम मैं 3rd जूनियर था, कि नहीं अब आप इसको चार्ज लो हॉस्पिटल का और इस हॉस्पिटल को अच्छा करो। बस उस दिन से मेरा ये सफ़र उनके साथ शुरू हुआ और फिर हम रुके ही नहीं। फिर हमने लगभग 30 के करीब कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स को प्रमोट किया और एक जगह नहीं कई जगह पर, रायपुर में भी यूनिवर्सिटी बनाई। फिर उनके साथ सिलसिला मेरा चलता गया, जम गया। और ये विश्वास की डोर बड़ी मजबूत होती है। लेकिन ये ऑल अबाउट ट्रस्ट जी। लेकिन ये जो राजनीति में आने का जो महंत जी का फैसला था वो किस तरह से हुआ? राजनीति में दरअसल वो आना तो चाहते नहीं थे, एंड ही वॉज नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते थे। ये बात मैंने उनके अंदर अच्छे से देखी, स्पष्टवादी थे। बगैर झूठ के काम और राजनीति में आप जानते हैं आजकल छोटे मोटे झूठ तो हर एक को बोलने ही पड़ते हैं जी। और वो आना भी नहीं चाहते थे, परंतु कुछ सत्ता पक्ष के लोगों ने उन्हें इतना पीड़ित किया सामाजिक सेवाएं करते हुए कि उनको ये फैसला लेना पड़ा कि बिना राजनीति के आप सामाजिक कार्य भी नहीं कर सकते। ऐसा उनका फिर विश्वास मन के अंदर बैठ गया और उन्होंने फिर राजनीति में जाकर हिस्सा लिया। जबकि आप जानते हैं KN राव करके एस्ट्रोलॉजर हुए, बहुत जिनका नाम है पूरे विश्व में जी, उनके पास हम दोनों गए थे एक बार और उन्होंने उन्हें ख़ास तौर पर हिदायत दी थी कि भाई आप पॉलिटिक्स में नहीं आना। और आप देखें उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर सी टू इट दैट ही डजंट एंटर इनटू पॉलिटिक्स। अच्छा जी, आपको ये जिम्मेवारी डेंजरस फॉर हिम। यस। और आप ये देखो 2014 में वो पार्लियामेंट का इलेक्शन जीते, देश की सबसे बड़ी संसद में गए और 6 महीने बाद ही उन्हें जो है ये कैंसर ने पकड़ लिया और वो इस काम को अधूरे छोड़कर सारे कामों को चले गए। 28 महीने की जंग उन्होंने कैंसर के साथ लड़ी, परंतु जो राजनीति उनको ना सुहाने वाली बात थी, ये एस्ट्रोलॉजर्स ने भी मना किया था, परंतु फिर भी उनके मन में एक ये बात थी कि शायद मैं राजनीति में रहकर और सामाजिक सेवाएं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके दिल के अंदर पीड़ा थी। एक किसान घर से आते थे, जब वो भी घर से निकले उन्हें नहीं पता था कि वो इस मठ में आएंगे। बस वहाँ पे फ्लड्स आए हुए थे, हरिद्वार से चले, दिल्ली की बजाय रोहतक आ गई गाड़ी। अच्छा जी। रोहतक उतरे तो किसी से पूछ लिया खाना कहाँ मिलेगा, तो लोगों ने बताया नाथों के मठ में मिलेगा। वहाँ चले गए तो वहाँ जाकर वहाँ जो शिवनाथ जी थे जो उनके गुरु बने बाद में, अचानक से उनसे भेंट हो गई। उन्होंने कहा तो कितना पढ़ा लिखा है? इन्होंने कहा मैं BA हूँ। कहते तो यहीं रहने लग गया।
तो उन्होंने उन्हें वहाँ रख लिया और थोड़े दिनों बाद उन्होंने लगभग 6 वर्ष के बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और 1985 में वो गद्दी पर बैठे। तो इस तरह से उनका नाथ 1989 में संप्रदाय से जुड़ा हुआ। इस बार उनका नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ, पर वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मैंने उनके जीवन में अनेकों ऐसे समय देखे जब केवल और केवल आध्यात्मिक रूप से उन्होंने जवाब दिए, और जो उनके अंदर इंट्यूशंस आते थे वो काबिल तारीफ़ थे। क्योंकि जब भी वो मंदिर में जाने से पहले हमेशा बाबा के मंदिर में माथा टेकने जाते थे, और कभी जब बाबा के मंदिर में माथा टेक के आ गए तो सीधे गाड़ी में बैठकर निकल जाते थे। एक दिन वो अचानक से मंदिर से होकर आए और उन्होंने कहा सामान उतारो डॉक्टर साहब, मैं नहीं जा रहा। मेरे को लगा कि भाई आज तक इस व्यक्ति ने कभी ऐसा नहीं किया, आज कैसे हो गया। खैर अगले दिन समाचार आए, जहाँ उन्होंने उत्तरकाशी में जाकर रुकना था। उन दिनों में आपको याद है उत्तरकाशी में बहुत बड़ा भूकंप, लैंडस्लाइड्स हुए थे, और उसी जगह पर जिस होटल में या जिस धर्मशाला में उन्होंने रुकना था सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी वहीं था। ओहो। तो इसका मतलब अंदर से कोई आवाज़ आई कि आज वहाँ नहीं जा रहा। अगले दिन ही सुबह समाचार आ गए कि उस रात को जहाँ उन्होंने पहुँचना था, रुकना था, वो सारी जगह तबाह हो चुकी थी। यानी उनको संकेत भगवान से मिलते थे। इसलिए, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा अनेकों बार हुआ जीवन में, और अनेकों उदाहरण मैंने इस पुस्तक में दिए हैं। जब जब उन्हें ऐसे इंट्यूशंस हुए, जब जब ऐसे उनके अंदर की इच्छाएं जागृत होकर उन्होंने ये स्वरूप लिया, और मैंने उनका तिथि वाइज, ईयर वाइज सबका इसमें विवरण किया कि कब कब मुझे लगा कि इनके अंदर दिव्यताएं हैं, ये पूर्ण आध्यात्मिक पुरुष हैं। और वो सिर्फ अध्यात्म को लेकर कसौटी नहीं, अध्यात्म के साथ भौतिक ज़िंदगी की कसौटी को जब मैंने तोला, जब दोनों को कंपेयर किया, तो मुझे लगा कि जो उन्होंने कहा वो सच निकला, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही निकला। यानी ये जो प्रीमॉनिशंस, ये जो इंट्यूशंस एक दिव्य पुरुष के अंदर होती हैं, उनके अंदर हमेशा थी। और वो ऐसा अक्सर उनके जीवन में मैंने देखा कि जब मान लो वो मुझे सुबह मिलते तो कहते डॉक्टर साहब आज ये काम हो जाएगा, आप जाओ, तो वो काम हो जाता था। जो काम कई दिनों से अड़ा पड़ा होता, मान लो 6 महीने, साल से हमारा काम कोई अड़ा पड़ा, और मान लो किसी काम के लिए कहीं किसी ऑफिस में जाना है, तो जैसे मैं मिल के ही जाता था उनसे, तो उस दिन वो मेरे को कह देते थे आई डॉक्टर साहब ये काम हो जाएगा, क्या हो जाता था। क्या बात। डॉक्टर साहब एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक मैसेज एक संत का जीवन में पूरे समाज के लिए होता है कि समाज पूरी तरह से स्वस्थ रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, इस किताब के ज़रिए उनके जिस व्यक्तित्व को आपने दिखाया है, समझाया है, उनका जीवन कैसे समाज की परिकल्पना करता था, किस तरह का समाज हो। सबसे पहली बात तो वो एक प्रेरणा पुरुष थे जी। उनसे प्रेरणा मिलती थी, उनके लाइफस्टाइल से ही आपको प्रेरणा मिलती थी। जैसी उनकी दिनचर्या थी, यदि कोई 2 दिन उनके साथ रह ले तो जीवन में स्फूर्ति, उमंग, उत्साह वैसे ही आ जाते थे। परंतु उनका एक बेसिक कंसेप्ट था, जैसे एजुकेशन को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में, शायद हमारा मैनेजमेंट कॉलेज जो बाबा मसनद का था सबसे पहला इंस्टीट्यूट था हरियाणा का, डेंटल कॉलेज भी दूसरा था, फार्मेसी का भी ऐसे ही दूसरा कॉलेज, मतलब शुरू के कॉलेजेस जब बने तो उनमें ये कॉलेज थे। उनका विज़न ये था कि हमारे नॉर्थ एरिया के बच्चे साउथ में जाकर इतना डोनेशन देते हैं, यदि उनको हम सुलभ रेट्स पर, कम रेट्स पर वो शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध करा सकें, हायर एजुकेशन यहाँ उपलब्ध करा सकें, तो उन्होंने एक कल्पना की कि समाज को बिना शिक्षित हुए और बिना स्वस्थ हुए, 2 ही चीज़ों पर उन्होंने अपने जीवन में जोर दिया, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। और आज पेंडेमिक है, आप देख लो, उनको ब्रह्मलीन हुए भी आज 3 बरस से ज़्यादा हो गए। आप ये देखें कि आज भी यदि सरकार को किसी चीज़ पर जोर देना है तो वो 2 ही चीज़ें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सत्य, एक शिक्षा, दूसरा और एक स्वास्थ्य। और इस समाज को बदल नहीं सकते जब तक हम लोगों के लिए शिक्षा के संसाधन सस्ते रेट्स पर, स्कूलों में तो हमने राइट टू एजुकेशन में सबके लिए किया ही है, परंतु हायर एजुकेशन में अभी भी बहुत कुछ करने को है। और जैसी नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति को जब जब मैं देखता हूँ, क्योंकि हम जो पहले चर्चा करते थे उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें आई हैं जो हम अक्सर आपस में दोनों विचार किया करते थे, और नई एजुकेशन पॉलिसी से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो महंत जी का भी सपना था जैसा शिक्षा का, वो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से साकार होगा। और समाज के लिए उन्होंने जितने भी दीन दुखी पीड़ित लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए वो हमेशा कार्य करते थे। जी।
जैसे उनके आई हॉस्पिटल्स तो मशहूर थे ही, और आई हॉस्पिटल्स में अनेकों लोगों का फ्री काम होता था। इसी तरह से स्कूल्स में भी शिक्षा काफ़ी कम रेट्स पर थी, कॉलेजेस में भी काफ़ी कम रेट्स पर थी, और वो अक्सर यही उनकी चिंता रहती थी कि भाई मठ को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मठ संस्था चलाता रहे, संस्था चलती रहे, लोगों के काम आती रहे, इतना पैसा चाहिए। और वो इतना ही पैसा फीस के माध्यम से लेते थे ताकि जिससे सुचारू रूप से संस्था चलती रहे। ये बड़ी चीज़ है डॉक्टर साहब, इतना बड़ा व्यक्तित्व है और आपने पूरा प्रयास किया है कि इस किताब के ज़रिए लोग जानें। तो क्या ऐसा भविष्य में हम ऐसा मान के चलें कि अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं महंत चांदनाथ जी के विषय में जिसे लेकर आपकी कोई और किताब आनी है? नहीं, आ सकती है निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसे जैसे फीडबैक्स मिलेंगे, जैसे जैसे लोगों को ये किताब अच्छी लगेगी, ऑलरेडी लगनी शुरू हुई है। लोगों ने काफ़ी मेरे को पोस्ट किए हैं मैसेजेस, और काफ़ी सारा लोगों ने इसका मेरे पास रिस्पॉन्सेज भी आए हैं, लोगों के रिएक्शंस भी आए हैं, रिप्लाईज भी आई हैं। लोग और भी जानने के उत्सुक हैं उनके बारे में। ये मेरा प्रथम प्रयास था उनके बारे में। अभी तो मेरे को जैसे बिखरे मोती हैं, सबको एक माला में लाना है। अब उन मोतियों में चमक पैदा करने के लिए मेरे को काम तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। और उनका व्यक्तित्व तो बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व था, और इतने आयाम थे कि मैं सभी तो आयाम इसमें डाल भी नहीं पाया, परंतु एक ट्रिब्यूट है उन्हें, एक मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है उन्हें इस पुस्तक के माध्यम से, कि जितना महान व्यक्तित्व उनका था और जितने महान कार्य उन्होंने एक जीवन में किए। आप देखो कितने लोग किसी भी संस्था में 20-20, 30-30 लोग इकट्ठे होकर एक कॉलेज जीवन में मुश्किल से बना पाते हैं। उन्होंने सिंगल हैंडेडली ये सारा काम कर दिखाया, जबकि कोई सपोर्ट नहीं थे। मतलब वन मैन शो विद टू मैन आर्मी, ऐसा उनका मतलब वो था कि भाई हम सिर्फ इतने ही लोग थे। और हमने जब काम शुरू किया तो आप ये देखो कंप्यूटर नया नया आया था, मैं ही टाइप करता, मैं ही लिखता, मैं ही बनाता प्रपोजल्स, और मैं ही देने जाता। यानी चपड़ासी से लेके वाइस चांसलर तक के मैंने सारे काम उनके साथ वहाँ रहकर किए। और कोई काम छोटा बड़ा जीवन में नहीं होता, काम सारे अच्छे होते हैं। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो स्टोरीज बन जाती हैं, तो वो आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैटर करने लगती हैं। परंतु हम दोनों ने, मैं अपनी नहीं कह रहा, महंत जी ने भी जब हमने बनाना शुरू किया, जैसे डेंटल कॉलेज बनना था, उससे पहले डेंटल क्लिनिक बनाना था, आप विश्वास नहीं करेंगे, बाथरूम चप्पल डाल के मेरे साथ चांदनी चौक गए। हमने खुद डेंटल चेयर्स, डेंटल का सामान सारा खरीद के लाए, अपने सिर पे रख के लाए। क्या बात, मतलब ही नेवर बिलीव्ड कि भी कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा है। मतलब जैसे थैले मैंने उठाए, ऐसे ही थैले उन्होंने उठाए। क्या बात। और ऐसे ही जैसा खाना मैंने खाया रेडी पे खड़े होके, ऐसे ही उन्होंने खाया, क्योंकि समय नहीं था कहीं बैठ के खाने का। तो मतलब उन्होंने जितना जीवन में संघर्ष किया, और जितनी सरलता से संघर्ष किया, और जितनी गहराई सोच में उनके थी, ये देखने को नहीं मिलती। किसी भी संत का सबसे बड़ा काम है सहजता, और उनमें सहजता थी, सरलता थी, स्पष्टता थी, और सबसे बड़ी बात थी संवेदना। और उनके अंदर की संवेदना अंत तक कभी भी ख़त्म नहीं हुई। आप ये देखो, उनके आखिरी दिन से 2 दिन पहले की बात है, जो नर्स उनकी केयर करती थी उसकी शादी थी, तो उससे कह रहे कि भाई देख तेरी शादी में मैं तो नहीं आ सकता, अरे पर डॉक्टर साहब आएंगे। और मेरे को, आप सीरियस होते, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहा था, पर खुद सीरियस थे और मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहा था। उन्होंने फिर भी मेरे को ज़ोर लगा कर भेजा कि नहीं, आप उस बिटिया की शादी में होके आओ। मैं तब उस बिटिया की शादी में गया। मतलब आखिरी दम तक सबकी चिंता, ये उनका जो था ना विषय, और ये जो उनके अंदर की संवेदना थी, कि खुद मैंने कहा कि पीड़ित थे, पर अंदर उनके जो थी संवेदनाएं वो मरी नहीं थी, उनमें पीड़ा नहीं थी, उनके अंदर वो उनकी संवेदनाएं ऐसे ही जागृत थी, और वही अंत तक कहते रहे। और अंत तक मैं ये समझता हूँ कि उस दिन उन्होंने स्वयं मेरे से कहा, आप ये देखो, आखिरी समय से पहले की बात मैं बताता हूँ। मेरी मदर की सर्जरी हुई थी। मेरी मदर सर्जरी करा के हैदराबाद से, क्योंकि मेरी बिटिया वहाँ थी, तो वो दिल्ली पहुँची थी, तो मेरे को कहने लगे मम्मी कैसी है। मैंने कहा ठीक है। कहते नहीं आप मिल के हो। मैंने कहा नहीं महाराज जी, मैं आज नहीं जाऊँगा, वो मैं कल मिल लूँगा उनसे, आज आपका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। कहते नहीं नहीं नहीं, आप मम्मी से मिल के आओ। मेरे को ज़बरदस्ती भेजा। मैं अभी धोला कुआं तक ही पहुँचा था कि पीछे से मैसेज आ गया, और मैं वापस गया, और हमने फटाफट जाके उनको बचाने का पूरा प्रयास किया, बट हम नहीं बचा पाए। परंतु उनके मन की आप देखो कि मैं उनके साथ हूँ, परंतु फिर भी मेरी कितनी चिंता है कि भाई आपकी मदर की सर्जरी हुई है, आप जाके मिल के आओ। मैं कह रहा हूँ उन्हें कि भाई आप सीरियस हैं, पर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती से भेजा। ये होता है व्यक्ति के अंदर का, जो जिनके प्रति मैं कायल था, और जिनकी वजह से मैं उनके साथ इतना समय बिताया,
अन्यथा यू सी मतलब जॉब्स वर एवरीवेयर फॉर मी, मतलब सर्जिकल स्किल्स थी, मैं अपना हॉस्पिटल भी बना सकता था, सब कुछ कर सकता था, परंतु नहीं, एक प्रण था कि भाई अब इनके साथ रहना है, तो अंत तक मैं उनके साथ। और ये एक बड़ा सफ़र डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा और महंत चांदनाथ जी का था, और उस सफ़र की कुछ प्रयास किए गए हैं, जिस तरह से स्पष्टता, संवेदनाएं, सहजता, सरलता, ये सारी चीज़ें एक संत में होना, और ये एक गुण हो सकता है, ये तकरीबन संतों को इस तरह से माना जाता है। लेकिन एजुकेशन और हेल्थ के लिए जितना उनका कंसर्न था, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से उनकी यात्रा बताई, वो निश्चित रूप से समाज के लिए एक बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमसे इस खास चीज़ साझा करने के लिए, और ये समाज के लिए निश्चित रूप से बड़ी प्रेरणा दे रहेगी। फिलहाल इस बहुत बहुत जी शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।